वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है ना, और उसकी लेंथ कितनी है एल, और इसको हमने रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो भाई हमें पता है पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, अलोंग द फील्ड लगेगी, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू इंटू ई। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू इंटू ई। अब कोई तुमसे पूछे कि डाइपोल पे नेट फोर्स कितनी होगी, तुम बोलोगे कि प्लस क्यू ई लग रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में एंड क्यू ई फोर्स लग रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। ओवरऑल नेट फोर्स कितनी हो गई, जीरो। सो द नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। ओके, so that is net force on electric dipole, net force on electric dipole in uniform field is always zero. In uniform electric field is always zero. ये हमेशा जीरो रहेगी। लेकिन अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि इस पे ये बताओ टॉर्क कितनी लगेगी, टॉर्क के लिए तुम क्या बोलोगे। टॉर्क के लिए तुम देखोगे कि भाई अगर सेंटर के अबाउट में देखूं, एक टॉर्क किसकी वजह से आएगा, क्यूई की वजह से। क्यूई कैसे घुमाना चाहता है, इसको इस तरह से घुमाना चाहता है, और ये माइनस क्यूई कुछ इस तरह से घुमाना चाहता है। तो ये डाइपोल क्या होगा, नेट फोर्स जीरो है, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं करेगा ये, है ना, मतलब आगे की तरफ तो नहीं बढ़ेगा ये डाइपोल। बट क्या होगा, ये इसी सेम लोकेशन पे ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा, ये सेम लोकेशन पे। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इस पे नेट टॉर्क की मैं बात करूं, तो नेट टॉर्क क्या है डाइपोल पर, नॉन जीरो है। ठीक है, नेट टॉर्क क्या है डाइपोल पर, नॉन जीरो। अब एक जरूरी बात देखो, इफ अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट, क्या लिखा हुआ है, इफ अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट दैट इज नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द बॉडी विल रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द टॉर्क वेक्टर। कि अगर कोई बॉडी फ्री टू रोटेट है, मतलब उसमें नेट फोर्स जीरो है, तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी एंड पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर वो घूमने वाली है। तो यहाँ पर भी बॉडी अपनी क्या है, नेट फोर्स जीरो है, इट मींस इट इज फ्री टू रोटेट। तो अपना जो डाइपोल होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने लग जाएगा, है ना। अब रोटेट कर रहा है तो इस पे कुछ ना कुछ टॉर्क होगी, उसी टॉर्क की वैल्यू हमें देखनी है। तो इस टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, टॉर्क हमें पता है कि इस पे जो नेट टॉर्क होगा वो क्या होगा, टॉर्क ऑन प्लस क्यू प्लस टॉर्क ऑन माइनस क्यू। मैंने प्लस क्यू लिखा बीच में क्योंकि यहाँ से मैंने देख लिया था कि दोनों ही फोर्सेस इसको कैसे घुमाना चाहती है, दोनों ही फोर्सेस इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है, मतलब दोनों ही फोर्सेस का टॉर्क क्या है, सेम डायरेक्शन में। ओके, अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैं किसका टॉर्क देखूंगा, पहले इस क्यूई का देखूंगा और फिर इस वाले क्यूई का टॉर्क देखूंगा। ओके, तो टॉर्क देखते हैं जो प्लस क्यूई पे लग रहा है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट इज, ये है अपनी लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा वाला आएगा, ये वाला डिस्टेंस आएगा, है ना। उसके लिए अपने को ये वाला डिस्टेंस पता है, ये कितना है, L/2। ठीक है, और ये एंगल यहाँ पर थीटा है, मतलब यहाँ से भी देखें तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो ओवरऑल ये वाली लेंथ तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, L/2 साइन थीटा। तो क्यू ई वाला जो चार्ज है उसकी वजह से टॉर्क कितनी आ जाएगी, क्यू ई इंटू L/2 साइन थीटा। अब ये जो माइनस क्यू वाला चार्ज है इसकी वजह से भी देखोगे लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स है इसकी, ये कौन सी वाली लाइन वाला, ये वाली लाइन है लाइन ऑफ फोर्स, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस। और ये वाला डिस्टेंस भी तुम्हारा क्या आएगा, सेम आएगा L/2 साइन थीटा। ठीक है, तो ओवरऑल इस पर टॉर्क कितनी आ जाएगी, टॉर्क ऑन माइनस क्यू लिखोगे वो भी आ जाएगा QE L/2 साइन थीटा। ठीक है, ये L/2 साइन थीटा अगर समझ नहीं आया तो ऐसे देख सकते हो कि ये ओवरऑल पूरी लेंथ कितनी है, L। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी L साइन थीटा। एल साइन थीटा ये पूरी लेंथ है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, दिस इज एल साइन थीटा माइनस L/2 साइन थीटा। तो अगेन L/2 साइन थीटा ही आ जाएगी वो भी। ठीक है, तो ओवरऑल टॉर्क क्या लिखोगे तुम इस पे, टॉर्क हो जाएगी तुम्हारी QEL साइन थीटा। टॉर्क कितनी आ गई, QEL साइन थीटा। अब Q इंटू एल क्या बन जाएगा इधर, इसमें देखोगे तो P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, वो बन जाएगा Q इंटू एल। तो Q इंटू एल को P से बदल दो भाई, PE साइन थीटा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है, पीई साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, वेक्टर फॉर्म में टाउ वेक्टर कितना आ जाएगा, टाउ वेक्टर हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ये हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला निकल के आ गया डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। और मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या है इसकी, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, एंड वेक्टर फॉर्म है टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस
ई वेक्टर। ये आ गई टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कुछ केसेस होते हैं जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, किस किस को बोलते हैं, कंडीशन क्या है वो हम देख रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल मोमेंट है उन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इट मीन्स तुम्हारा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा है अगर तुम्हारा 0 डिग्री, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इस केस में तुम टॉर्क क्या बोलोगे, पीई साइन थीटा, दैट इज पीई साइन 0। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल पे टॉर्क होती है मिनिमम, दैट इज 0। नेक्स्ट है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना। तो इस केस में जो थीटा आएगा तुम्हारा, दैट इज द एंगल बिटवीन द डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा तुम्हारा आ जाएगा 180 डिग्री। इस केस में भी पीई साइन थीटा, तो टॉर्क क्या होगी, मिनिमम पीई साइन 180, साइन 180 जीरो होता है। अगर तुम्हारा थीटा है 90 डिग्री, दैट इज डायपोल मोमेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके, तो इस केस में थीटा अपना कितना है, 90 डिग्री। तो टॉर्क जो होगा इस केस में, टॉर्क लगता है मैक्सिमम, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 डिग्री, दैट इज 1। टॉर्क मैक्सिमम कितना लगेगा, पी इंटू ई। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि जब पी वेक्टर और ई वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मींस पी वेक्टर एंड ई वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है एंड थीटा इज इक्वल टू 90 वाला केस तो तुम जानते ही हो। ओके, तो अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं। हमें क्या बोला हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा जस्ट आफ्टर रिलीजिंग द डाइपोल। एक डाइपोल रखा हुआ था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, उसको हमने छोड़ा और डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा था, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा था 37 डिग्री। तो हमें बताना है इसका एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा। और यहाँ पर क्या है कि तुम्हें चार्ज का मास भी दे रखा है, जो चार्ज है ना, हर एक चार्ज का मास कितना है, एम, इसका भी कितना है, एम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं टॉर्क लिखूंगा इस डाइपोल पर। मेरे को पता है टॉर्क होती है इस डाइपोल पे, दैट इज पी ई साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। और यहाँ पर हमें दिख रहा है पी वेक्टर होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ई वेक्टर की डायरेक्शन है ये, तो पी और ई के बीच में एंगल कितना आ गया, 37 डिग्री। साइन 37 होता है 3/5, तो टॉर्क कितना आ जाएगा डाइपोल पर, 3 PE/5, ये टॉर्क आ गया। लेकिन हमें अल्फा चाहिए, तो मैं जानता हूँ टॉर्क हो जाएगा आई इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू 3 PE/5। और ये जो आई है, आई क्या है यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट डाइपोल रोटेट कर रहा है। और डाइपोल यहाँ पर अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एम मास का देखें, वो हो जाएगा मास एम इनटू ये जो डिस्टेंस है, ये कितना हो जाएगा, L/2। तो ऊपर वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ML/2 का स्क्वायर। इन द सिमिलर वे इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट सी कितना हो जाएगा, ML/2 का स्क्वायर। तो ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट सी के अबाउट आएगा ML/2 का स्क्वायर प्लस ML/2 का स्क्वायर इनटू अल्फा इज इक्वल्स टू 3 PE/5। तो यहाँ से तुम देखोगे ये ओवरऑल ML²/2 बन जाएगा, ML²/2 बन जाएगा ये, इनटू अल्फा इज इक्वल्स टू 3 PE/5। तो यहाँ से अपना अल्फा क्या आएगा, अल्फा कितना आएगा, 6 PE/5 ML²। ठीक है, और कैसे लिख सकते हो, P को तुम लिख लो Q इंटू एल, P को अगर तुम Q इंटू एल लिख लोगे तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, दैट इज 6Q इंटू एल, और नीचे से एक एल कट जाएगा तो ये बन जाएगा 6QE/5 ml। यही हो गया अपना एंगुलर एक्सीलरेशन डाइपोल का जस्ट आफ्टर रिलीजिंग। ठीक है, इजी प्रॉब्लम था। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ना भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर मैं देखूं कि ये जो पॉइंट इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट तो कर रहा था, अगर हम इसको किसी छोटे से एंगल थीटा से घुमाते हैं ना, थीटा से अगर कोई छोटे से एंगल से घुमाते हैं, लाइक अगर मैं इस तरह से इसको रख दूं, इस वाली सिचुएशन में रख दूंगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q इंटू ई इधर लगेगा और माइनस क्यू ई पीछे की तरफ लगेगा। तो ये डाइपोल क्या चाहेगा कि मैं अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में वापस आ जाऊं, लेकिन इनर्शिया की वजह से क्या होगा, वो इधर ना रुक के वो इधर रुकेगा कुछ। तो इसीलिए क्या होगा, ये डाइपोल फिर ऑसिलेट करने लगेगा इन दो पोजीशन के बीच में, इस तरह से कुछ ऑसिलेट करता रहेगा, इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, तो अब हम यही देखेंगे कि ये ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड वगैरह क्या होगा, जो कि जेई वगैरह में काफी बार पूछा जा चुका है। ओके, चलो ठीक है, तो डाइपोल को हमने क्या किया है, मान लो स्मॉल एंगल, इनिशियली डाइपोल कुछ ऐसा हुआ करता था, अपना अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड रखा था। अब हमने क्या किया, इसको स्मॉल एंगल थीटा से घुमा दिया, स्मॉल एंगल थीटा से घुमा दिया, वही वाली सिचुएशन मैंने दिखा रखी है यहाँ पर।
तो अगर मैं टॉर्क को बोलूंगा, एक बात याद रखना कि बहुत ही छोटे एंगल से घुमाए तभी ये एसएचएम करेगा, अदरवाइज ये ऑसिलेशंस करेगा। ठीक है, तो अगर हम थीटा बहुत छोटा रखेंगे तो ये एसएचएम करेगा। थीटा छोटा है तो हम बोलेंगे कि रिस्टोरिंग टॉर्क जो लगेगी इस पे वो कितनी लग जाएगी। रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब ऐसी टॉर्क जो मोशन को रिस्टोर करा रही है, वो लगेगी माइनस पी ई साइन थीटा। माइनस इसीलिए लगाया क्योंकि ये इसके मोशन को रिस्टोर करा रही है। ठीक है, टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क इज माइनस पी ई साइन थीटा। सिंस थीटा छोटा है तो तुम साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हो भाई। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी ई इंटू थीटा। टॉर्क रिस्टोरिंग कितना हो जाएगा, आई इंटू एल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू एल्फा। ठीक है, तो एल्फा को अगर यहाँ से देखूं तो ये मेरे पास मिल रहा है माइनस पीई बाई आई सी इंटू थीटा। और हमें पता है कि फॉर एस एच एम के केस में जनरल एल्फा वर्सेस थीटा रिलेशन क्या होती है, एल्फा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से देखो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो तुम्हें ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर दिख जाएगा, पीई अपॉन आई सी। So the angular frequency of oscillation of a dipole in uniform electric field is omega, that is Pe upon Ic, where Ic is the moment of inertia about the center of mass of the dipole, or you can say the about the center of the dipole, है ना। अगर मैं इसका टाइम पीरियड देखना चाहूँ, टाइम पीरियड की बात करता हूँ, तो वो होगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा 2 पाई रूट आई सी अपॉन पी इंटू ई। यही है टाइम पीरियड, जो जेई में सीधा सीधा एक्सप्रेशन ही पूछा हुआ है काफी बार, तो है ना। यहाँ पर ये बात याद रखना डेट आई सी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ डाइपोल। आई सी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ डाइपोल। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम, द टी इज 2 पाई रूट आई बाय पी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो पहले भाई इनिशियली सिचुएशन क्या था कि अपना डाइपोल ये कुछ रखा हुआ है, और इसको कैसे रख रखा था अपन ने, कुछ थीटा इनिशियल एंगल बना रहा था ये डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, है ना। फिर मैंने क्या किया, इस डाइपोल को रोटेट किया, इस डाइपोल को रोटेट किया और फिर इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से कर दी मैंने, सच दैट अब ये एंगल बनाने लगा थीटा फाइनल विद इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो मुझे देखना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आया होगा। ओके, फिर उससे हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी जनरल पोजीशन पे क्या होगी डाइपोल की। तो भाई मैं एक बात बोल सकता हूँ कि मैंने जो इसको रोटेट किया है डाइपोल को, इसमें मैंने कुछ वर्क किया होगा। अगर मैंने वो वर्क स्लोली स्लोली किया है तो वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि स्मॉल वर्क डन बाय मी या स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय स्मॉल एंगल डी थीटा, तो वो वर्क कितना करना पड़ा होगा, टाउ डी थीटा, है ना। तो अब हमें पता है कि भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये हो जाएगा डी यू और ये हो जाएगा टाउ, टाउ हो जाएगा इधर पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें क्या करो, लिमिट पुट कर दो। लिमिट हम पुट कर रहे हैं कि इनिशियली थीटा इनिशियल था, तब पोटेंशियल एनर्जी कुछ यू इनिशियल होती थी, फाइनली एंगल थीटा फाइनल हो गया, तब पोटेंशियल एनर्जी कुछ यू फाइनल होने लगी। तो ये क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस थीटा, तो माइनस पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन, बिकॉज साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, है ना। तो वो माइनस इसीलिए मैंने बाहर रख दिया, और फिर ये हो जाएगा कॉस थीटा, लिमिट इज फ्रॉम थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। तो ये हुई अपनी पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आई, अभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आई है। ठीक है, ये है ये क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो अगर इसमें मैं क्या करूं, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मेरा अगर थीटा इनिशियल था 90 डिग्री, ठीक है, थीटा इनिशियल कितना था मेरा 90 डिग्री, इट मीन्स यहाँ से, अब वैल्यू देखो, अगर थीटा इनिशियल 90 था ना, तो तुम्हारी, हम ये रेफरेंस लेके चल रहे हैं कि इस केस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अपन जीरो लेंगे। थीटा इनिशियल अगर 90 डिग्री है तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या लेके चलेंगे, जीरो लेके चलेंगे। ये अपने ने रेफरेंस सेट किया हुआ है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल डिफाइन करने के लिए हमें रेफरेंस सेट करना होता है, तो वही है अपन ने रेफरेंस सेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इनिशियल 90 तो यू इनिशियल जीरो। तो यहाँ से देखो इस वाले एक्सप्रेशन से देखो, यू इनिशियल जीरो, थीटा इनिशियल 90, तो कॉस थीटा इनिशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो। टर्म क्या बचा, माइनस पी ई कॉस थीटा फाइनल, है ना। तो यहाँ से तुम क्या लिखोगे, इधर से तुम लिखोगे यू फाइनल इज इक्वल्स टू
माइनस पी ई कॉस थीटा फाइनल। या फिर सिंपल सिंपल हम बोल देते हैं कि किसी भी जनरल पोजीशन पे डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस पी ई कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। और वेक्टर फॉर्म में अगर डॉट प्रोडक्ट को यूज करें तो ये हो जाएगा माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको जरूर याद रखना कि डाइपोल की किसी भी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस पीई कॉस थीटा या फिर माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अगेन हम क्या देख रहे हैं, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी देख रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बार मैंने बताया था कि अगर पी वेक्टर और ई वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता था अपना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे टॉर्क क्या होती थी, टॉर्क होती थी मिनिमम जो कि होती थी जीरो। और मैं इधर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं दैट इज माइनस पीई कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी बिकॉज कॉस थीटा कॉस जीरो वो जो कि होता है वन, तो माइनस पीई कॉस वन, माइनस पीई इंटू वन, तो ये माइनस पीई कॉस जीरो रहेगी, तो ये क्या हो जाएगी माइनस पीई, है ना। और जब पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इट मीन्स द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। तब ये क्या होता है अपना, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे भी टॉर्क क्या होती है, मिनिमम जो कि जीरो रहती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी इधर, मैक्सिमम रहेगी बिकॉज माइनस पीई कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन, तो ओवरऑल ये कितना बन जाएगा प्लस पीई। ये वाली सिचुएशन क्या है, पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, थीटा 90 डिग्री है। टॉर्क यहाँ पर क्या होती थी अपनी मैक्सिमम जो कि कितनी होती थी पी इंटू ई। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लेकिन क्या होगी माइनस पीई कॉस ऑफ 90 डिग्री, तो ये तो जीरो होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इफ डाइपोल हैज रोटेटेड एज शोन इन द फिगर। डाइपोल को हमने ऐसे रोटेट किया है, कैसे कि इनिशियली डाइपोल कुछ इस तरह से था और फाइनली उसको इस तरह से कर दिया अपन ने। तो हमें पता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दैट इज वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड विच विल बी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो अगर मैं यू इनिशियल लिखूं तो यू इनिशियल देखो भाई, पी वेक्टर है अपना इधर और ई वेक्टर कैसे है इस तरह से ई, तो इन दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 37। तो यू इनिशियल होगा माइनस पीई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन पी एंड डी, तो वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री। तो कितना आ जाएगा माइनस का प्लस बन जाएगा क्योंकि कॉस 180 माइनस 37 सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो ये cos 37 की वैल्यू 4/5, so this will be 4 pe/5। फाइनली तुम देख रहे हो पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 53, तो यू फाइनल हो जाएगा माइनस पीई कॉस ऑफ 53, दैट इज माइनस 3 pe/5। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना हुआ था वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो ये कितना हो जाएगा 7 pe/5। तो बड़ा ही इजी सा प्रॉब्लम था, बहुत ही आराम से हमने इसको कर लिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर स्पीड ऑफ द डाइपोल व्हेन इट क्रॉसेस मीन पोजीशन। मैंने बताया था डाइपोल ऑसिलेशंस करता है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, अभी जो ये डाइपोल है, अभी ये डाइपोल एकदम रेस्ट से शुरू हुआ है, मतलब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हुआ है। इसकी मीन पोजीशन क्या होती है, जब ये अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड खुद को अलाइन कर लेता है, ये इसकी मीन पोजीशन होती है। तो फाइनली डाइपोल कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फाइनल पोजीशन डाइपोल की मैं ग्रीन से बना रहा हूँ कि फाइनली डाइपोल तुम्हें कुछ इस तरह से नजर आएगा, इधर इसका माइनस क्यू होगा, इधर होगा प्लस क्यू। हमें इसी सिचुएशन में बतानी है कि इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में, ओमेगा। ओके, तो देखो भाई पहले हम क्या करेंगे, पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मेरे को बता दो। तुम बोलोगे सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन पी एंड डी विच इज 53 डिग्री, सो दिस विल बी माइनस 3 pe/5। फाइनली डाइपोल ने खुद को ई के अलोंग ही अरेंज कर लिया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी माइनस पीई कॉस ऑफ 0 डिग्री, जो कि माइनस पीई ही हो जाएगी, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओमेगा निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियली डाइपोल क्या था, अपनी एक्सट्रीम से शुरू हुआ है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी जीरो, तो के इनिशियल जीरो, यू इनिशियल इज माइनस 3 pe/5। के फाइनल ये सिर्फ यहाँ पर क्या होता है रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो के फाइनल मैं बोलूंगा हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पी। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, ये आएगा 2 pe/5 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये आ जाएगा ml/2 का स्क्वायर प्लस ml/2 का स्क्वायर, है ना, इनटू व्हाट ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखो इधर से कितना आ रहा है 2 pe/5 इज इक्वल्स टू हाफ, ये ओवरऑल तुम्हारे पास आएगा ml/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। और एक काम करो, p को भी लिख लो q इंटू एल,
ठीक है, तो फाइनली ओमेगा स्क्वायर तुम्हारे पास क्या बन रहा है, ओमेगा स्क्वायर तुम्हारे पास बन रहा है 8 QE अपॉन 5M into L। तो ओमेगा कितना बन जाएगा, स्क्वायर रूट 8Q into E अपॉन 5ml। सो दिस विल बी योर आंसर। जब डाइपोल अपने मीन पोजीशन पे आएगा तो इतना ओमेगा उसके पास होगा। ओके, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, लाइक इससे अच्छे प्रॉब्लम इसी सेक्शन से बनेंगे अगर बने डाइपोल से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। लेकिन इस बार तो हमें पता है डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है, क्योंकि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, और जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन ऑफ माइनस क्यू ज्यादा है, और प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की लोकेशन पर क्या है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वो कम है। इट मीन्स डाइपोल इज इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, बिकॉज इधर की तरफ जाते वक्त आर बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज घट रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं फोर्स ऑन डाइपोल, पहले एकदम नॉर्मल तरीके से निकालते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से। फोर्स ऑन डाइपोल क्या होगा भाई, तुम इधर देखोगे इस पर फोर्स लगी होगी सम क्यू इंटू E1, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी ना, या फिर ऐसे देखोगे कि ये जो क्यू चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये इस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस पर फोर्स लगाएगा कितनी, क्यू इंटू E2, है ना। नेट फोर्स अगर मैं देखूं E1 की वैल्यू ज्यादा है, E2 की कम है, तो नेट फोर्स इधर की तरफ ही लग जाएगी डाइपोल पे कुछ। और ये नेट फोर्स होगी कितनी, ये नेट फोर्स होगी Q इंटू E1 माइनस Q इंटू E2। तो ओवरऑल फोर्स क्या आ जाएगी, Q E1 की वैल्यू क्या होगी, K Q Q। E1 से चार्ज की, इस चार्ज की डिस्टेंस कितना हो गया कैपिटल Q से माइनस Q चार्ज का, ये डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर, माइनस Q प्लस Q चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम कैपिटल Q इज R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, Q 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन मैं यूज करूंगा, दैट इट वाज अ शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल था ये, है ना। शॉर्ट डाइपोल था तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, सिंपल आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एल बहुत कम है आर के कंपैरिजन में, तो ये ओवरऑल आर की पावर 4 बन जाएगा। और हमें पता है डाइपोल मोमेंट क्या होती है, क्यू इंटू 2L, तो इसको भी रिप्लेस कर दो। तो देखो भाई क्या बनेगा तुम्हारे पास, Q इंटू 2L को जैसे ही रखोगे तो ये हो जाएगा 2KPQ अपॉन, इंटू में आर एक था ही, अपॉन में आर की पावर 4, है ना। तो ये कितना बन रहा है, 2KPQ अपॉन आर क्यूब। और डायरेक्शन क्या है, इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। दिस इज द नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, या फिर इसको ही करने का दूसरा तरीका देखते हैं, है ना। दूसरा तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट है वो इसका, और बेस्ट तरीका है वो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखो दूसरा तरीका क्या है, कि यहाँ पर हमारे पास क्या रखा था, एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ था, और इससे सर्टेन डिस्टेंस एक डाइपोल था माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, है ना। मैं क्या मान रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि भाई इधर की तरफ इसकी वजह से कैपिटल क्यू की वजह से फील्ड था E1, और प्लस क्यू की लोकेशन पे जो फील्ड था वो था E2, है ना। अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं भाई, नेट फोर्स, नेट फोर्स कितनी आएगी इस पे, ये आएगी कि इस वाले डाइपोल पर फोर्स कितनी लगेगी, Q इंटू E1, और इस वाले पर फोर्स कितनी लग जाएगी, Q इंटू E2। तो अगर मैं इस पे नेट फोर्स बोलूंगा तो इस पे नेट फोर्स हो जाएगी Q, सिंस E1 बड़ा है एज कंपेयर टू E2, तो ये हो जाएगा Q E1 माइनस E2, है ना। और ये जो डाइपोल है ये बहुत छोटा था एज कंपेयर टू R, तो मैं क्या मान रहा हूँ कि ये जो ई में वेरिएशन आया है ना, ई में जो वेरिएशन आया है ये ऐसा रहा होगा, हो सकता है कि अगर ये था इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ई, तो यहाँ वो बढ़ के या घट के कितना हो गया होगा, माइनस डी हो गया होगा। ओके, सो E1 माइनस E2 करोगे, इसका मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ वो तो कुछ तुम्हारे पास डीई आ जाएगा, तो इसको लिख लो Q इंटू डीई। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं इसको डीई को dr से मल्टीप्लाई और dr से डिवाइड कर दिया, है ना। Q इंटू डी आर क्या था भाई, ये छोटी सी लेंथ जो है इसको मैंने लेट से डी आर बोल दिया, स्मॉल डाइपोल है, इस डिस्टेंस को डी आर बोल दिया। तो Q इंटू डी आर क्या बन जाएगा तुम्हारा, Q इंटू डी आर, ये तो डाइपोल मोमेंट बन जाएगा, और डी बाई डी आर तो है ही जो भी है। तो नेट फोर्स जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितनी होती है, पी डी ई अपॉन डी आर, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना। ठीक है, डायरेक्शन तुम खुद बता सकते हो कि पास जाएगा दूर जाएगा किधर होगी फोर्स। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की लिस्ट में जनरली लोग इसको नहीं बताते हैं। नेट नेट फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इज
पी डी अपॉन डी आर। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। इस बार देखते हैं कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या दे रखा है ना। इस बार क्या देखा है कि डाइपोल बहुत शॉर्ट है और वो क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इसका आंसर हमने क्या निकाला था, यहाँ से निकाला था 2 k p q/r क्यू। दिख रहा है ना सबको, 2 k p q/r क्यू। तो मतलब इस वाले फॉर्मूले से पी डी बाई डी आर से भी सेम रिजल्ट मेरे पास आना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा भाई कि फोर्स कितनी होगी, फोर्स होगी पी डी बाई डी आर। अगर डाइपोल की लोकेशन पे मैं फील्ड देखूं, वो होगा कैपिटल क्यू चार्ज का फील्ड, डेट इज k q/r²। अगर मैं इसका डी बाई डी आर निकालूं, इसका डी बाई डी आर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 k q/r क्यूब, है ना। ये होता है ना डी बाई डी आर ऑफ 1/r², मतलब r⁻²। तो पावर आगे और एक पावर उसकी कम कर देंगे, तो -2/r³ वो बन रहा है ना। तो यहाँ से तुम्हारे पास डी बाई डी आर आ गया। अब मैं बोलूंगा नेट फोर्स जो डाइपोल पे रहेगी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी डी बाई डी आर। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 k p q/r क्यूब। सेम रिजल्ट आ गया जो ऊपर ड्राइव किया था, है ना। सेम रिजल्ट आ गया। और यहाँ पर देखो फोर्स बता सकते हो कि इधर इसका नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव कैपिटल क्यू के ज्यादा पार्स है, तो नेट फोर्स किधर आ जाएगी, इस पे लेफ्ट की तरफ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दे रखा है तुम्हारे पास, एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है तुम्हें, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। वी हैव टू फाइंड आउट द नेट फील्ड ऑन द डाइपोल। डाइपोल डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, डाइपोल इन्फाइनाइट वायर से। ठीक है, इन्फाइनाइट चार्ज वायर। तो फिर से मैं बोलूंगा कि डाइपोल की लोकेशन पे जो फील्ड होगा, वो जनरल फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, जनरल फील्ड 2 k λ/r, वायर की वजह से जो फील्ड है ना। इसका फिर वेरिएशन देख लो, डी बाई डी आर। डी बाई डी आर कितना हो जाएगा, 1/r का डिफरेंशिएशन -1/r²। तो ये हो जाएगा 2 k λ/r²। अगर मैं बोलूँ नेट फोर्स कितनी लग जाएगी, नेट फोर्स, नेट फोर्स कितनी होगी इस पे, और डाइपोल की लोकेशन पे तो ये फील्ड कितना हो जाएगा, 2 k λ/r की जगह डी बन जाएगा, d² विद नेगेटिव साइड। तो हो जाएगा पी डी ई अपॉन टी आर। तो कितना आ गया, ये आ गया 2 k p λ/d²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा सवाल है ये। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक रिंग है, रिंग के ऊपर चार्ज है क्यू, और ये क्यू चार्ज रिंग के सरकमफेरेंस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। रिंग का रेडियस है आर, और इसकी एक्सिस पर आर डिस्टेंस पर हमने एक शॉर्ट डाइपोल रख दिया है। वी हैव टू फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल। अगर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, √2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। तो देखो सबसे पहले हमें पता है, हम फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इज पी डी ई अपॉन टी आर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जनरल एक्सप्रेशन रिंग की एक्सिस पर ये होता है k/q/r अपॉन r² प्लस r² रेस्ट पावर 3/2। अपने को क्या चाहिए, dE बाई डी आर। तो क्वेश्चन रूल लगाऊंगा कि फर्स्ट टाइम हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा k/q/r। डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे, r² प्लस r² रेस्ट पावर 3/2, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे, जो कि मैंने रख दिया, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डेट इज d बाई डी आर ऑफ r² प्लस r² रेस पावर 3/2। तो ये क्या होगा इसमें कि 3/2 आगे आ जाएगा, और r² प्लस r² की पावर एक कम हो जाएगी, डेट इज 1/2। और अभी r² का डिफरेंशिएशन और होगा, जो कि कितना होगा 2r। 2r से 2r गया, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3r r² प्लस r² रेस पावर 1/2। तो मैंने क्या किया, वो 3 इधर लिख लिया, और ये वाला r आके इस वाले r से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा r², और फिर क्या बनेगा r² प्लस ये पावर 1/2 थी इधर, r² प्लस r² रेस्ट पावर 1/2 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डेट इज कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² का स्क्वायर करेंगे तो क्यूब बन जाएगा। लेकिन हमें डी बाई डी आर कब चाहिए, हमें डी बाई डी आर चाहिए एट r इज इक्वल टू √2r, है ना। तो वैल्यू रख दो यहाँ पर, डी बाई डी आर हम चेक कर रहे हैं एट r इज इक्वल टू √2r। तो ये क्या बन जाएगा, k/q √2r का स्क्वायर 3r²। तो ये बन जाएगा 3r² रेस्ट पावर 3/2 माइनस 3k/q r² डेट इज √2r का स्क्वायर। और फिर से ये बन जाएगा 3r² रेस्ट पावर 1/2, और नीचे बन जाएगा ये 3r² का क्यूब। पढ़ा है या नहीं, सिंप्लीफाई करो इसको, 3 की पावर 3/2, इट मीन्स ये हो जाएगा 3√3 की पावर 3/2 दैट इज r³ माइनस 6√3 k/q r³ अपॉन ये आ जाएगा 27r²। तो देखो ये अब तुम्हारे पास आ कितना रहा है,
ये हो जाएगा -3√3 KQR³ अपॉन 27 R²। R² से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 9 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? ये ओवरऑल बन जाएगा -KQR अपॉन 3√3। कितना बन गया? KQR अपॉन 3√3। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है मेरे से, ये R की पावर 6 होनी थी यहाँ पर। ये भी R की पावर 6 रहेगी, ऊपर क्यूब रहेगा, तो ओवरऑल ये R की पावर 3 बन जाएगी। R की पावर 3 बन जाएगी, ऊपर R नहीं आएगा। तो अगर मैं देखूँ नेट फोर्स कितनी लग रही डाइपोल पे नेट फोर्स हो जाएगी P/dE/dr। P/dE/dr का मैग्नीट्यूड, तो ये कितना बन जाएगा? KQ और P अपॉन 3√3 R³। इतनी फोर्स लग रही होगी अपने डाइपोल के ऊपर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात, अगर मैं पूछता कि यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन डाइपोल इफ R इज इक्वल्स टू R/√2, तब डाइपोल पर नेट फोर्स क्या होती? नेट फोर्स डाइपोल पर उस सिचुएशन में क्या होती, ये हमें बताना है। तो देखो क्या होता भाई, हमें पता है कि जो अपनी रिंग होती है, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है कब? मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट R/√2 ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू रिंग। अब जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वहां DE/dr क्या हो जाएगा? जीरो। अगर DE/dr जीरो हो गया मतलब नेट फोर्स कितनी लग जाती डाइपोल के ऊपर? जीरो हो जाती P/dE/dr से। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या दे रखा है? एक और डाइपोल दे रखा है ना। इस बार उसको चार्ज के परपेंडिकुलर तुमने रख दिया, चार्ज के परपेंडिकुलर रख दिया। अब हमसे पूछा हुआ यू हैव टू फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। भाई देखो, अब क्या है कि तुम वो के क्यू, जैसे अब अभी तक क्या करते थे, यहाँ पर डाइपोल की जगह लोकेशन पे देखते बोलते KQ/R²। बट KQ/R² तुम यूज कर लो, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी लोकेशन पे ये R फिक्स है। R फिक्स है क्योंकि R चेंज नहीं हो रहा, पूरे डाइपोल के लिए R फिक्स है। तो KQ/R² में फील्ड लिखूंगा तो ये तो E हो गया, और जैसे ही मैं DE/dr लिखूंगा, सिंस R फिक्स है तो DE/dr क्या हो जाएगा? जीरो, है ना। डाइपोल की लोकेशन पे R फिक्स हो गया तो DE/dr जीरो, मतलब नेट फोर्स जीरो। बट ऐसा तो नहीं है, फोर्स तो इस पे लगेगी। फोर्स क्यों लगेगी? क्योंकि भाई इधर है इस पे पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल कैसे लगेगा? कुछ फोर्स पॉजिटिव पे इस तरह से लग जाएगी, इस तरह से, ऐसे लाइन जॉइनिंग द टू, तो पॉजिटिव पे इस तरह लग जाएगी, नेगेटिव पे इस तरह से लग जाएगी। फोर्स तो डाइपोल पे लग रही है ना। तो इसके लिए मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, मैं ये लगाऊंगा इधर कि फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डाइपोल, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डाइपोल, ये इक्वल एंड अपोजिट होगी किसके? फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू क्यू, फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू क्यू, इसके बराबर होगी या नहीं? अब यहाँ पर एक बात देखो भाई, एक बात क्या सोचे कि अगर हम देख रहे हैं फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डाइपोल, अब ये जो क्यू है ये किस कैसे पॉइंट पे है डाइपोल के लिए? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से फील्ड होता है KP/R³, है कि नहीं? तो यहाँ पर फोर्स कितनी लग जाएगी इस क्यू चार्ज पर ड्यू टू डाइपोल? ये हो गया क्यू चार्ज, और यहाँ पर फील्ड कितना है डाइपोल की वजह से? KP/R³। तो यही क्या है? फोर्स ऑन डाइपोल के बराबर है मैग्नीट्यूड में। तो फोर्स ऑन डाइपोल आ गई KP/R³, सिंपल। नेक्स्ट देखो, दो डाइपोल दे रखे हैं P1 P2, वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम, है ना। इनके बीच की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हमें बतानी है। तो कैसे बताएंगे? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में P2 पर फोर्स निकाल रहा हूँ। जितना P1 लगाएगा P2 पे फोर्स, उतना ही P2 लगाएगा P1 पे फोर्स, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स निकाल ले रहा हूँ किस पर? P2 वाले चार्ज पे। तो P2 वाले चार्ज पर अगर मैं लोकेशन देखूंगा, इस लोकेशन पे फील्ड किसका आएगा? इस लोकेशन पे फील्ड आएगा भाई P1 वाले का। और कितना आएगा? P1 वाले के लिए ये जो P2 डाइपोल है, ये कैसे है? इसके एक्सियल पॉइंट पर है। मतलब P2 की लोकेशन पे जो फील्ड होगा वो कितना होगा? 2KP1/R³। अब मैं क्या करूंगा, DE/dr निकाल लूंगा। तो DE/dr इसका हो जाएगा -6KP1/R⁴, R⁴। नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी P2 इंटू DE/dr। P2 पर फोर्स देख रहे थे ना, उतनी ही फोर्स P1 पे लगेगी। फोर्स ऑन P2 ड्यू टू P1 कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 6KP1P2/R⁴। यही अपना फाइनल आंसर है, सिंपल। ओके। तो ये क्वेश्चन है जेई 2003 का। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज फिक्स्ड एट ओरिजिन एंड अ डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट p वेक्टर इज प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन विद p वेक्टर पॉइंटिंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन।
तो देखो सिचुएशन कैसी दे रखी है, सिचुएशन तुम्हें ऐसे दे रखी है कुछ कि एक क्यू चार्ज ओरिजिन पे फिक्स है और उससे कुछ काफी दूर फार पॉइंट वाला ऐसे समझो इन्फानाइट ऑलमोस्ट एक डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जब ये डाइपोल, ए पार्ट पढ़ो क्या दे रखा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन इट रीचेज अ डिस्टेंस डी। मतलब डाइपोल जब डी डिस्टेंस को रीच कर जाएगा तब हमें बताना है कि इस पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और हमें यह भी बताना है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज क्यू एट दैट मोमेंट, है ना। तो देखो भाई इधर हो क्या रहा है कि ये जो डाइपोल है इधर इसका क्या होगा नेगेटिव, इधर होगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्योंकि डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अब तुम्हें पता है कि इस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा उसका वेरिएशन होगा कैसे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर मतलब आर की वैल्यू बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो सिंस आर की वैल्यू देखो किसके लिए ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज फ्रॉम दिस क्यू चार्ज। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी और इस पे रिपल्सिव फोर्स कम होगी। सो ओवरऑल डाइपोल पर नेट फोर्स किधर आ जाएगी, नेगेटिव एक्स की तरफ, और ये भागना शुरू कर देगा नेगेटिव एक्स की तरफ। चलते चलते एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि डाइपोल और चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कुछ डी हो जाएगा। इसी सिचुएशन में हम इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बतानी है और इस पर फोर्स भी बतानी है। तो पहले हम बी पार्ट करते हैं क्योंकि बी पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। बी पार्ट करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई जो इस पे नेट फोर्स लगेगी ना, ये डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, इस पे नेट फोर्स लगेगी पी डी ई अपॉन डी आर, है ना। तो क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। डी बाई डी आर जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं, ये कितना आ जाएगा अपने पास, -2 KQ अपॉन आर क्यूब। और ये हमें देखना कब है, देखना तब है जब आर की वैल्यू डी हो गई होगी, तो ये हो जाएगा -2 KQ अपॉन डी क्यूब। तो नेट फोर्स कितनी लग जाएगी डाइपोल पे, ये लग जाएगी पी डी ई बाई डी आर। तो पी डी ई बाई डी आर तो ये हो जाएगा 2 K P Q अपॉन डी क्यूब। बी पार्ट तो हमने बहुत ही प्यार से कर दिया। ए पार्ट पे आते हैं भाई। ए पार्ट पे मुझे पता है कि यहाँ कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इट मींस आई कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। सो मैं बोलूंगा के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ठीक है, इनिशियली अगर तुम देखो तो इनिशियली डाइपोल रेस्ट पर था और बोला हुआ है कि इनिशियली ये बहुत दूर है क्यू चार्ज से। तो मतलब इनिशियली ये क्यू चार्ज और ये डाइपोल कोई भी इंटरेक्शन कर ही नहीं रहे थे। यही तो इनिशियल सिचुएशन थी, ये फाइनल सिचुएशन है ना। तो यू इनिशियल भी कितनी हो जाएगी अपनी, जीरो। के फाइनल हमें चाहिए, यू फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू फाइनल हमें पता ही होगा माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अब यहाँ पर देखो भाई, पी वेक्टर की डायरेक्शन भी यही और क्यू चार्ज का फील्ड भी इधर की तरफ ही होगा, कितना होगा के क्यू बाय डी स्क्वायर। तो रख दो वैल्यू, क्या ही प्रॉब्लम है। तो हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू के फाइनल माइनस पी ई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन पी पी एंड ई इज जीरो, है ना। कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, तो जीरो इज इक्वल टू के फाइनल माइनस पी, और ये हो जाएगा के क्यू बाय डी स्क्वायर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, के पी क्यू अपॉन डी स्क्वायर, और ये के क्या है अपना कूलम्स कांस्टेंट, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर। ये हो गया अपने डी ए पार्ट का आंसर। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, है ना, नॉर्मल सी फिजिक्स यूज करनी है बस, इजिली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, काफी अच्छा सवाल है। हमें क्या दे रखा है, अपने को एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है जिसकी डाइपोल मोमेंट है पी, और उसको हमने क्या किया है, किसी रिंग के सेंटर पे प्लेस कर दिया है। रिंग की रेडियस है आर और उस पर चार्ज क्यू उसके सरकमफेरेंस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक काम करो, एक रिंग ले लेते हैं पहले। तो मान लो मैंने ये एक रिंग ले ली, ये एक रिंग है, ठीक है। रिंग के सेंटर पे तुमने एक डाइपोल रख दिया है और ये रिंग की एक्सिस है तुम्हारे पास, ये है रिंग की एक्सिस। ठीक है, ये रिंग की एक्सिस है और रिंग की एक्सिस पे अपने ने क्या किया है, एक डाइपोल रख दिया है। एंड द डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, वी हैव टू फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल ड्यू टू रिंग। ये पूछा है कि डाइपोल पर कितनी फोर्स लगेगी ड्यू टू चार्ज ऑन द रिंग। रिंग पर क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये क्यू चार्ज। ओके भाई, और रिंग का रेडियस तुम्हें पता ही है कितना दे रखा है, आर रेडियस दे रखा है रिंग का। ओके, तो यहाँ पर हमें निकालना है भाई फोर्स कितनी लगेगी किस पर, डाइपोल पर ड्यू टू रिंग। अब तुम्हें पता है रिंग के सेंटर पे फील्ड तो जीरो होता है, मतलब डाइपोल पे फील्ड क्या जीरो हो जाएगी क्या, जीरो तो नहीं रहेगी क्योंकि डाइपोल पे कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगी ही लगेगी, है ना। तो डाइपोल पर फोर्स लगेगी, तो अब हम वो फोर्स कैसे निकालें, फोर्स कैसे निकालें भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा कि जितनी फोर्स रिंग पर लगेगी ड्यू टू डाइपोल, उतनी ही फोर्स डाइपोल पे लगेगी ड्यू टू रिंग। अगर मैं डाइपोल की वजह से रिंग पर फोर्स निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि भाई हर एक पॉइंट जो रहेगा, रिंग का हर एक पॉइंट
डाइपोल के लिए कैसा पॉइंट होगा? इमेजिन करके देखो ना, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है डाइपोल है, तो हर एक पॉइंट रिंग का फॉर डाइपोल इट इज अ इक्वेटोरियल पॉइंट। रिंग का हर एक पॉइंट कैसा है? इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड किधर जाएगा? इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड जाएगा अपोजिट टू पी, मतलब कुछ इस तरह से फील्ड जाएगा। अगर कुछ इस तरह से फील्ड जाएगा, इट मीन्स मैं ये समझ गया कि रिंग पर कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगी। रिंग पर फोर्स कितनी लग जाएगी? रिंग पर फोर्स लगेगी कि रिंग पे जो भी चार्ज क्यू है इनटू जो भी फील्ड है। किसका फील्ड? डाइपोल का जो फील्ड है रिंग पर, यही तो फोर्स ऑन रिंग हो जाएगी। और यही फोर्स ऑन रिंग किसके बराबर है? फोर्स ऑन डाइपोल के। सिंस डाइपोल ने रिंग पर फोर्स लगाई है, तो भाई रिंग ने भी तो पलट के फोर्स लगाई होगी डाइपोल पर। इसीलिए मैंने बोला कि डाइपोल के जब इसके सेंटर पे रखा हुआ है ना, ऑल्दो सेंटर पे फील्ड जीरो है लेकिन इस पर फोर्स जीरो नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई अब क्या करेंगे। फोर्स ऑन डाइपोल को मैं क्या लिख लूंगा? फोर्स ऑन डाइपोल हो जाएगा मेरे पास Q इंटू फील्ड ऑन डाइपोल। डाइपोल के लिए हर एक पॉइंट रिंग का किस पे था? उसके इक्वेटोरियल पे, तो उसकी वजह से फील्ड आएगा KP बाय आर क्यूब। तो फोर्स ऑन डाइपोल कितनी आ गई? KP Q अपॉन आर क्यूब। आर की जगह हो जाएगा कैपिटल आर, रेडियस का क्यूब। हो गया सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई 1989 पे पूछा हुआ है, काफी पुराना क्वेश्चन है बट समझने के लिए काफी अच्छा है ना। आजकल क्या होता है ना कि पहले जो अपने मेंस में जो सॉरी जेई में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, लाइक जेई 2010 से पहले, अब वो क्या हो रहा है, अब वो सीधा सीधा मेंस में उठ के आ जाते हैं अच्छी शिफ्ट में। तो तुम्हें पहले के क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, ऐसा नहीं कि काफी पुराना क्वेश्चन है तो अब तो कहीं आएगा, लेकिन हाँ मेंस में जरूर आ सकता है, या फिर एडवांस में तोड़ मोड़ के यही वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, ऐसा जरूर हो सकता है। ओके, चलो फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या दे रखा है? अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m attached to one end of a massless rigid rod, non-conducting rod of length L. Another point particle of same charge is attached to the other end of the rod. मतलब दो पॉइंट मासेस हैं, दोनों का मास कितना है? m और m। इस तरह से हमने एक रिजिड रॉड के एंड्स पर वो दोनों मास लगा दिए। द टू पार्टिकल्स आर गिविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। दोनों चार पार्टिकल को हमने क्या किया? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दिया, मतलब उनको हमने एक डाइपोल बना दिया जैसा कि दिखाया हुआ है। दिस अरेंजमेंट इज हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया ही, है ना। और रॉड स्मॉल एंगल से क्या कर रही है? स्मॉल एंगल से घुमा दिया रॉड को हमने। तो हमें पता है कि ये क्या करने लग जाएगी? ऑसिलेशन करने लग जाएगी। थीटा तो हमें बहुत छोटा दे रखा है, अप टू 5 डिग्री, इट मीन्स ये एसएचएम ही होगा। वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम टाइम नीडेड फॉर द रॉड टू बिकम पैरेलल टू द फील्ड इफ इट इज सेट फ्री। मतलब हमें इसका टाइम निकालना है कि ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, अभी जो सिचुएशन सोन है हमें बताना है जब ये इस तरह से हो जाएगी पैरेलल टू द फील्ड, तो इसमें कितना टाइम लगेगा। भाई हम जानते हैं ये वाली पोजीशन इसकी क्या रहेगी? मीन पोजीशन रहेगी। ये क्या थी? एक्सट्रीम पोजीशन थी। और एसएचएम से हम जानते हैं कि एक्सट्रीम से मीन जाना या मीन से एक्सट्रीम जाने में टाइम लगता है T/4, है ना। ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो ये अपना एसएचएम कर रहा है कोई पार्टिकल, ये है उसकी मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। वो इधर से मीन से एक्सट्रीम जाएगा कितना? T/4 टाइम में। एक्सट्रीम से मीन आएगा T/4, फिर मीन से एक्सट्रीम जाएगा T/4, फिर एक्सट्रीम से मीन आएगा T/4। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 4T/4 विच इज इक्वल टू टी। मतलब टाइम पीरियड एसएचएम का क्या हो जाएगा? टी। तो टी क्या है यहाँ पर? टाइम पीरियड है एसएचएम का। तो इसको टाइम कितना लगेगा? T/4। ये तो हम समझ गए। ठीक है, टाइम कितना लगेगा? टाइम 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 यहाँ से तुम्हें लगेगा, टाइम की वैल्यू होगी T/4। ये तुम समझ गए हो। टी क्या है? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड हम फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं डाइपोल का। इन यूनिफॉर्म फील्ड ये कितना है? 2 पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास अपॉन P इंटू ई। ये होता था या नहीं होता था ना। तो यहाँ पर देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा ये? अगर इसका सेंटर देखे इधर है और हर एक चार्ज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2। तो ये हो जाएगा कितना? IC की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी m L/2 का स्क्वायर प्लस ML/2 का स्क्वायर। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? ML² अपॉन 2। और फिर हम क्या निकालेंगे? P इंटू ई। P इंटू ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? P की वैल्यू कितनी है? Q इंटू L इंटू ई, है ना। L यहाँ पर कैपिटल L दे रखा है तो इसको कैपिटल L लिख लेते हैं, QLE, और ये हो जाएगा ML²। टाइम पीरियड निकालो पहले। तो टाइम पीरियड हो गया तुम्हारे पास 2 पाई रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास दैट इज ML² बाय 2। P इंटू ई हो गया QL इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ से टाइम पीरियड तुम्हारा कितना आ रहा है? 2 पाई रूट ML/2 QE। और टाइम रिक्वायर्ड कितना है? रिक्वायर्ड दैट इज मिनिमम टाइम इज T/4। तो ये हो जाएगा पाई/2 रूट ML/2Q इंटू ई। ठीक है, चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पूछा हुआ है
जेई एडवांस 2024 में। जेई एडवांस 2024 का सवाल है और काफी इजी सवाल है। जिसको कॉन्सेप्ट आता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसको कर पाना, ऐसा कोई बहुत टफ सवाल नहीं है। तो देखो क्या दे रखा है, स्मॉल डाइपोल जिसकी डाइपोल मोमेंट है पी नॉट वेक्टर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें आई बता रखा है अबाउट इट्स सेंटर। इसको हमने रखा है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का रेडियस तुम्हें कैपिटल आर दे रखा है, और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा तुम्हें दे रखी है, मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। ओके। और डाइपोल को हमने स्मॉल एंगल थीटा से ओरिएंट किया है, स्मॉल एंगल याद रखना है ना, वाइल स्टेइंग एट पोजीशन आर, और ये आर पे ही मेंटेन था, ऐसे इसकी एक्सिस के अलोंग हिलाया नहीं है इसको हमने। एंड डाइपोल इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट सेंटर, डाइपोल अपने सेंटर के अबाउट घूम सकता है, मतलब सेंटर के अबाउट ऑसिलेट भी कर सकता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। देखो जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, गॉस लॉ वगैरह में, कि देखो ये जो शेल है ना, ये क्या दे रखी है अपने को, एक चार्ज शेल दे रखी है, चार्ज शेल। सेल की वजह से जो फील्ड होता है, चार्ज सेल के अंदर, इसके अंदर अगर कोई पॉइंट है फॉर आर लेस देन आर, आर लेस देन आर, इसके अंदर अगर कोई पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। एंड फॉर आर ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन आर मतलब पॉइंट अगर इस सेल के बाहर है, तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है जिसका सारा चार्ज उसके सेंटर पे रखा हुआ है। तो इसकी वजह से फील्ड कितना जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। और इसके लिए सिग्मा दे रखा है, तो मैं सिग्मा को ऐसा बोल सकता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू तुम्हारा क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू क्या करो, के की वैल्यू भी रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ है तुम्हारे पास 4 पाई सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू देखो कितनी आ गई, ई की वैल्यू आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो फील्ड आ गया। देखो पहला पॉइंट अब चेक करते हैं। पहला पॉइंट बोला है द डायपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर, एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। भाई ये स्टेटमेंट देखो, एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर, इट मींस डायपोल इसके अंदर भी हो सकता है, अंदर भी तो हो सकता है। बट अंदर हमें पता है अंदर फील्ड क्या है, अंदर फील्ड है जीरो। जब अंदर फील्ड ही जीरो है तो इस पे फोर्स भी जीरो, और टॉर्क पी ही साइन थीटा, तो ई अगर जीरो है तो यहाँ टॉर्क भी कहाँ ही होगी, नहीं होगी ना भाई। टॉर्क का फॉर्मूला पी ही साइन थीटा, और अंदर ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो टॉर्क कहाँ से ही लग जाएगी इस पे। मतलब पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। दूसरा, द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है भाई। अगर बहुत स्मॉल एंगल से तुमने रोटेट किया, और डाइपोल को हमने क्या रखा है, इस जगह पर हिलाया नहीं है, मतलब इस जगह पे जो लोकेशन पे जो फील्ड है ना, वो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही होगा, है कि नहीं। तो फील्ड बदल नहीं रहा है। इट्स लाइक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको हमने स्मॉल एंगल थीटा से भी रोटेट करा दिया, इट मींस द डाइपोल विल डेफिनेटली ऑसिलेट। तो मतलब बी वाला जो आंसर है ये तो एकदम ही ठीक है भाई। अब सी और डी चेक करना है कि अगर डाइपोल ऑसिलेशन करने लगा तो हमें बताना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो तुम देखो क्या करोगे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो शेल की वजह से जो फील्ड जाएगा, वो शेल की वजह से फील्ड कुछ इस तरह से जाता है, इस तरह से शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न जाता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहता है, इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस लोकेशन पे जो फील्ड जाएगा वो इस तरह जाएगा ई वेक्टर, और पी वेक्टर अपना कुछ इस डायरेक्शन में है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो तुम क्या बोलोगे कि भाई टॉर्क जो लगेगी डाइपोल पर वो कितनी लग जाएगी, रीस्टोरिंग टॉर्क अगर मैं बोलूँ तो, रीस्टोरिंग टॉर्क अगर मैं बोलूँ तो इस पे लग जाएगी माइनस पी ई इंटू साइन थीटा। और थीटा बहुत ही छोटा है, तो इसको साइन थीटा को हम थीटा से रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस पी नॉट ई की वैल्यू, ई की वैल्यू किसकी वजह से, ड्यू टू शेल की वजह से, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर इनटू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और इसको थीटा से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। तो यहाँ से अल्फा देखो तुम्हारा कितना आ गया, ये आ गया पी नॉट सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आई इंटू थीटा। मैंने बताया था कि जनरल एसएचएम में क्या होता है, अल्फा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से तुम्हारा ओमेगा क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा तुम्हारा आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर पी नॉट सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आई। हुआ या नहीं, ये हो गया इतना। अब हमें बोला है कि ओमेगा बताओ आर इज इक्वल टू 2r पर और आर इज इक्वल टू 10r पर। तो इसकी वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। ओमेगा को हम यहाँ से उठा रहा हूँ मैं, और इसकी वैल्यू चेक कर रहा हूँ एट आर इज इक्वल टू 2r। आर इज इक्वल टू 2r पर ओमेगा देखो क्या बन जाएगा, ये अंदर वाला टर्म, ये जो आर स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा 4r स्क्वायर, और इस आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर चला जाएगा, तो नीचे क्या बन जाएगा, बच जाएगा 4 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा, रूट
पी नॉट सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आई। भाई ये तो मैच ही नहीं किया, मतलब सी ऑप्शन भी क्या हो गया तुम्हारा, गलत हो गया। चलो डी को और चेक कर लेते हैं। डी को चेक करने के लिए आर की वैल्यू क्या रखनी है अपने को, आर की वैल्यू रखनी है 10 आर। जैसे यहाँ 10 आर रखोगे ये कितना बन जाएगा, 100 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे 100 बचेगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा तुम्हारा ओमेगा, ओमेगा तुम्हारा बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी नॉट सिग्मा, अच्छा ऊपर ये आर स्क्वायर नहीं आएगा, ये तो कैंसिल ही हो गया था ना, पी नॉट सिग्मा और 100 एप्सिलॉन नॉट इंटू आई। तो मैच कर गया भाई डी से, मतलब डी सही है। हो गया बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन, क्या ही प्रॉब्लम थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, ये इरोडोव का क्वेश्चन है ना, इरोडोव का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो हमें देखना है इसमें क्या दे रखा है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसकी डाइपोल मोमेंट कितनी दे रखी है तुम्हें, पी दे रखी है, और इसको तुमने प्लेस कर दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में विद डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू ई नॉट। मतलब जो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था ना ई नॉट वेक्टर, उसी के पैरेलल है तुम्हारी डाइपोल मोमेंट। इन दिस केस वन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस एनक्लोजिंग द डाइपोल फॉर्म एन स्फीयर। सबसे पहले मैं एक फील्ड बना रहा हूँ भाई, फील्ड कौन सा, ई नॉट एक्सटर्नल फील्ड है, ये है मेरा एक्सटर्नल फील्ड। तो मैंने इसी में, ये पूरे रीजन में ई नॉट है ऐसा समझ लेना, है ना। यहाँ पर ही मैंने क्या रख दिया, एक डाइपोल रखा हुआ है, एक डाइपोल रखा हुआ है विच इज पैरेलल टू ई नॉट वेक्टर। ठीक है, डाइपोल मोमेंट ले लेते हैं इसकी पी, ये है पी वेक्टर। अब तुम्हें क्या बोला है कि इन दिस केस वन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इनक्लोजिंग द डाइपोल इज स्फीयर। भाई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जिस सरफेस पर पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो कैसा है, वो एक स्फीयर है, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, ये एक स्फीयर है। फिर ये क्या बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अरे भाई साहब, अब कैसे करेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर पूछ लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले क्या करो, एक काम करता हूँ मैं कि डाइपोल की वजह से ना मैं कोशिश कर रहा हूँ जनरल पॉइंट पे फील्ड लिखने की। फॉर द टाइम बिंग मैं ई नॉट को यहाँ से हटा रहा हूँ, लेकिन तुम याद रखना कि ई नॉट किधर है अपना, पॉजिटिव एक्स की तरफ, है ना। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया है, अपन एक जनरल पॉइंट पे देख रहे हैं, जनरल पॉइंट पे गया मैं इस स्फीयर के, कितना एंगल मैं मान लेता हूँ, यहाँ से मैं थीटा एंगल पे गया हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर मैं थीटा एंगल पे गया, मैं इस डाइपोल की वजह से जो फील्ड लिखूंगा, मेरे को क्या लगेगा भाई, डाइपोल को फिर से वही वाली बात है भाई, सेम कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। हम इस वाले डाइपोल के कंपोनेंट को क्या मान लेंगे, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा पी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ये बन जाएगा पी साइन थीटा। और पी कॉस थीटा के लिए ये जो पॉइंट है स्फीयर के ऊपर, है ना, ये पॉइंट पी कॉस थीटा के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है, सॉरी एक्सियल पॉइंट है। तो इसकी वजह से फील्ड कितना आ जाएगा, पी कॉस थीटा वाले डाइपोल की वजह से 2 k p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और पी साइन थीटा के लिए, पी साइन थीटा के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इसकी वजह से फील्ड कैसे जाएगा, अपोजिट टू पी साइन थीटा, एंड मैग्नीट्यूड विल बी के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। तो फील्ड देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से जाएगा, है ना, होगा कितना ये, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। और इधर एक फील्ड तो प्रेजेंट था ही था, दैट इज ई नॉट, ई नॉट तो था ही ना भाई, तो ये एंगल तो थीटा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है। अब कैसे निकाले रेडियस, रेडियस तो निकला ही नहीं इससे। भाई मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे रहती है, परपेंडिकुलर, ई वेक्टर ऑलवेज, या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ई वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब तुम बोल सकते हो कि कंपोनेंट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस, कंपोनेंट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। अगर ऐसा है तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं इस ई नॉट के दो कंपोनेंट कर लूंगा, एक ई नॉट का कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा और एक ई नॉट का कंपोनेंट इधर आएगा, डेट इज कितना होगा, ई नॉट साइन थीटा। मैंने क्या बोला, कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग द सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो, मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि यही वो कंपोनेंट है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल है, केपी कॉस थीटा बाय आर क्यूब, और ई नॉट कॉस थीटा तो परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ये वाले दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, तो ई पैरेलल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वहां से देखो तुम्हारे पास क्या आएगा, यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा कि के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब किसके बराबर होना चाहिए, ई नॉट साइन थीटा के, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल,
तो तुम्हारा रेडियस क्या आ जाएगा? रेडियस तुम्हारा आ जाएगा के पी अपॉन ई नॉट की पावर 1/3। बहुत ही बढ़िया सवाल था, काफी सोचने वाला था। आई होप यू enjoyed this lecture. For such awesome content, please subscribe to the channel and share it with your friends. Thank you.